ज्ञान के इस मंच पर हम एक ऐसे शब्द पर चर्चा करेंगे जो पूरी दुनिया के इतिहास और मानवता की कहानी से जुड़ा है। यह शब्द है मूल निवासी। तो यह मूल निवासी का अर्थ क्या है, जरा सरल शब्दों में समझाया जाए। देखिए, मूल निवासी उन लोगों को कहा जाता है जो किसी भूमि पर हजारों वर्षों से रहते आए हैं। उनकी अपनी एक अलग संस्कृति, भाषा और जीवन जीने का तरीका होता है। वे उस भूमि से केवल रहते ही नहीं बल्कि प्रकृति के साथ एक गहरे रिश्ते में बंधे होते हैं। उनका अस्तित्व ही उस जमीन की पहचान होता है, जैसे किसी पेड़ की जड़ें जमीन में समाई होती हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस अवधारणा का वैश्विक महत्व क्या है। दुनिया के कई देशों में, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, यूरोप से आए गोरे लोगों ने वहां के मूल निवासियों के साथ जो किया वह इतिहास का एक दुखद अध्याय है। कल्पना कीजिए, आप अपने घर में शांति से रह रहे हैं और कोई बाहर से आकर आपके घर पर कब्जा कर ले। सिर्फ कब्जा ही नहीं बल्कि आपकी भाषा छीन ले, आपकी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश करे और आपको आपकी ही जमीन पर पराया बना दे। ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि लाखों मूल निवासियों की सच्चाई है, जिन्होंने अपनी पहचान और अस्तित्व के लिए एक लंबा और दर्दनाक संघर्ष किया है। इसे और सरलता से समझते हैं। अमेरिका में, जिन्हें आज हम नेटिव अमेरिकन या रेड इंडियन कहते हैं, वे वहां के असली मालिक थे। लेकिन यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने आकर उनकी जमीनें छीन ली, उनकी जीवन शैली को बर्बर कहकर नष्ट करने की कोशिश की और उन्हें छोटे छोटे इलाकों में सीमित कर दिया, जिन्हें रिजर्वेशन कहा जाता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल लोगों को अपनी ही धरती पर दशकों तक नागरिक अधिकार तक नहीं दिए गए थे। यह एक ऐसी त्रासदी थी जहां बाहर से आए आक्रमणकारी शासक बन बैठे और धरती के असली पुत्र अपनी ही भूमि पर अधिकारहीन होकर रह गए। ये कहानी सिर्फ जमीन छीनने तक ही सीमित नहीं थी, ये एक पूरी सभ्यता को मिटाने की साजिश थी। उन मूल निवासियों के बच्चों को उनसे छीनकर बोर्डिंग स्कूलों में भेज दिया जाता था। वहां उन्हें अपनी मातृभाषा बोलने पर सजा दी जाती थी और उन्हें जबरन पश्चिमी संस्कृति अपनाने के लिए मजबूर किया जाता था। सोचकर देखिए, ये कितना पीड़ादायक अनुभव रहा होगा। उनकी पीढ़ियों की विरासत, उनके पूर्वजों का ज्ञान और उनकी पहचान को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करने का प्रयास किया गया। आज भी दुनिया भर में ये समुदाय अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो देवियों और सज्जनों, अब आते हैं हम अपने देश भारत पर। क्या भारत में भी मूल निवासी की अवधारणा उसी तरह लागू होती है जैसे अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में? इस सवाल का जवाब है नहीं। भारत की कहानी बिल्कुल अलग है और यहीं पर हमें गर्व होना चाहिए। भारत में ऐतिहासिक रूप से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि किसी एक नस्ल के लोगों ने बाहर से आकर यहाँ के किसी दूसरे समूह को पूरी तरह से विस्थापित कर दिया हो। यहाँ हजारों वर्षों से विभिन्न जातियां, समुदाय और संस्कृतियां एक साथ रहती आई हैं। यहाँ कोई एक आक्रमणकारी और दूसरा मूल निवासी नहीं है। भारत सरकार का भी इस विषय पर दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने हमेशा यह कहा है कि भारत के सभी 140 करोड़ लोग मूल निवासी हैं। यहाँ कोई भी समुदाय बाहरी या पराया नहीं है। हाँ, हमारे देश में कुछ समुदाय हैं जिन्हें हम जनजाति या आदिवासी कहते हैं। वे सदियों से जंगलों और पहाड़ों में प्रकृति के करीब रहते आए हैं। उनकी अपनी एक विशिष्ट और समृद्ध संस्कृति है, लेकिन उन्हें मूल निवासी बनाम बाहरी के फ्रेमवर्क में देखना भारत के सामाजिक ताने बाने के साथ अन्याय होगा। भारत एक विशाल गुलदस्ते की तरह है जहां हर फूल की अपनी अलग खुशबू और पहचान है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जब हम आर्य आक्रमण जैसी पुरानी थ्योरी की बात करते हैं तो आधुनिक जेनेटिक अध्ययनों और पुरातात्विक सबूतों ने यह साबित कर दिया है कि भारत के अधिकांश लोगों का डीएनए कमोबेश एक जैसा है। यहाँ समय समय पर लोग बाहर से आए और यहीं की मिट्टी में दूध में शक्कर की तरह घुल मिल गए। उन्होंने यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया और खुद भी उससे प्रभावित हुए। इसलिए भारत में कौन पहले आया और कौन बाद में का सवाल ही अप्रासंगिक हो जाता है। हम सब इसी महान भूमि की संतानें हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो फिर भारत के जनजातीय समाज की स्थिति क्या है? वे मूल निवासी की वैश्विक परिभाषा में भले ही फिट न हो, लेकिन वे भारत की आत्मा का एक अभिन्न अंग हैं।
उनकी जीवन शैली, उनकी कला और प्रकृति के साथ उनका संतुलन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। वे इस देश के हाशिए पर रहने वाले लोग नहीं, बल्कि मुख्य धारा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत सरकार और संविधान ने उनकी विशिष्ट पहचान को न केवल स्वीकार किया है, बल्कि उसे संरक्षित करने के लिए विशेष उपाय भी किए हैं। यह दृष्टिकोण भारत को बाकी दुनिया से अलग और महान बनाता है। तो देवियों और सज्जनों, जैसा कि हमने चर्चा की, भारत ने अपने जनजातीय समाज को अलग थलग नहीं किया, बल्कि उन्हें विशेष संरक्षण प्रदान किया। हमारा संविधान इस बात का जीता जागता प्रमाण है। संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि विकास की दौड़ में हमारे आदिवासी भाई बहन पीछे न छूट जाए। इसीलिए संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची बनाई गई। ये अनुसूचियां किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। ये जनजातीय क्षेत्रों में वहां के लोगों को अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति पर अधिकार देती है। यह सुनिश्चित करती है कि कोई बाहरी व्यक्ति उनकी सहमति के बिना उनकी जमीन नहीं ले सकता। इसे और विस्तार से समझते हैं। 5वीं अनुसूची उन राज्यों में लागू होती है जहां जनजातीय आबादी बिखरी हुई है, जबकि 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के लिए है। इन क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया गया है। ये परिषदें एक तरह से जनजातीय समुदायों की अपनी सरकार की तरह काम करती हैं। उन्हें अपनी भूमि, जंगल, स्थानीय परंपराओं और सामाजिक रीति रिवाजों पर कानून बनाने का अधिकार होता है। यह एक अद्भुत व्यवस्था है जो उन्हें अपनी पहचान बनाए रखते हुए विकास करने का अवसर देती है ना? यह कमाल की बात। इसके अलावा हमारे संविधान ने जनजातीय समुदायों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटें आरक्षित की हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के सबसे बड़े नीति निर्माण मंच पर उनकी आवाज सुनी जाए। सोचिए, जब उन्हीं के समुदाय का कोई प्रतिनिधि संसद में बैठकर उनकी समस्याओं और आकांक्षाओं को रखता है, तो लोकतंत्र कितना सार्थक और समावेशी हो जाता है। यही नहीं, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में भी उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है, ताकि वे भी मुख्यधारा में बराबरी के साथ आगे बढ़ सकें। यह केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करने का एक प्रयास है। इन संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ वन अधिकार अधिनियम 2006 जैसे कानून भी बनाए गए हैं। इस कानून ने उन जनजातीय और वनवासी समुदायों को उनकी पारंपरिक वन भूमि पर अधिकार दिए हैं, जिन पर वे पीढ़ियों से रहते और खेती करते आए हैं। यह कानून स्वीकार करता है कि जंगल को बचाने का सबसे अच्छा तरीका उन लोगों को अधिकार देना है जो जंगल को अपना घर मानते हैं। यह भारत की उस गहरी समझ को दर्शाता है कि पर्यावरण संरक्षण और जनजातीय अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये सब मिलकर हमारे आदिवासी समाज के लिए एक सुरक्षा कवच का निर्माण करते हैं। देवियों और सज्जनों, अब हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। किसी भी समाज की महानता इस बात से पता चलती है कि वह अपने नायकों का सम्मान कैसे करता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में हमारे जनजातीय समाज का योगदान अतुलनीय रहा है। उनके इसी योगदान को सम्मान देने और उनकी समृद्ध विरासत का जश्न मनाने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया। साल 2021 से हर वर्ष 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह दिन इतना खास क्यों है? यह तारीख महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार थे। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उल गुलाम यानी महाविद्रोह का बिगुल फूंका था। उन्होंने न केवल अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि अपने समाज में फैली कुरीतियों को भी दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने लोगों को अपनी संस्कृति और जड़ों पर गर्व करना सिखाया। 25 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने जो क्रांति की ज्वाला जलाई, वह आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। उनका जीवन साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का महत्व केवल एक जयंती मनाने तक सीमित नहीं है। यह दिन हमें यह याद दिलाने का अवसर है कि भारत के जनजातीय समुदायों की संस्कृति कितनी विविध और जीवंत है।
उनकी कला, उनका संगीत, उनके नृत्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का उनका ज्ञान एक अमूल्य धरोहर है। यह दिन नई पीढ़ी को तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, रानी गाइदिन्यू और कई अन्य गुमनाम आदिवासी नायकों के बलिदान और संघर्ष की कहानियों से परिचित कराता है। यह दिन पूरे देश को जनजातीय समाज के योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका देता है। अंत में भारत का यह अनुभव दुनिया को क्या सिखा सकता है? यह सिखाता है कि मूल निवासी की अवधारणा को विभाजन और संघर्ष का हथियार बनाने की बजाय इसे सम्मान और समावेश का माध्यम बनाया जा सकता है। भारत ने यह दिखाया है कि एक देश अपने सबसे कमजोर समुदायों को विशेष अधिकार और संरक्षण देकर भी अपनी एकता और अखंडता को मजबूत कर सकता है। जब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करते हैं, तो हमारे जनजातीय भाई बहन उस प्रयास के केंद्र में होते हैं। राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस इसी सामूहिक संकल्प का उत्सव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।